डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एम एस चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में। आज की वीडियो में हम लेवल 2 की क्वेश्चन 10 to 12 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 10 से। तो 10 क्वेश्चन में हमने पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर A to L कंपाउंड्स दिए गए और इन कंपाउंड्स में से अपने को एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स का पता करना है। और अपने को कौन से कंपाउंड को भी कैटेगराइज करना है जो डाइमराइजेशन कर सकते हैं। तो नॉर्मली डाइमराइजेशन कौन से करते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स करते हैं फॉर स्टेबिलिटी। तो पहला जो कंपाउंड है अपने पास स्ट्रक्चर, इसका यदि आप नाम लिखे तो नेप्थलीन है। नेप्थलीन नेप्थलीन में हमारे पास यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है कि 5 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड की वजह से कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। 10 पाई इलेक्ट्रॉन में यदि आप 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं तो हमारे पास n की वैल्यू यदि आप 2 रखें तो हमारे पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट बी हमारे पास जो है, बी कंपाउंड को यदि आप C8H8 इसका यदि आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C8H8 माइनस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पर ये नेगेटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव, दो नेगेटिव चार्ज यहाँ से डेवलप हो गए। अब यहाँ पर भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हर सेंटर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो ये कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो बी भी हमारा एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट सी है, सी में हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दैट मीन्स ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ना कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इसलिए एंटी एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट डी है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में भी हमारे पास होने को क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन ही फॉलो हो रहे हैं, बट ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता है। जैसे यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी एन की वैल्यू आप 2 रखें तो ये एंटी एरोमेटिक कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। बट ये स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपनी क्या करता है, टब शेप में चला जाता है, क्योंकि रिंग साइज काफ़ी ज़्यादा है तो ये नॉन प्लेनर बन जाता है। नॉन प्लेनर होते ही रेजोनेंस इनिबिट हो जाता है, इसलिए ये कंपाउंड क्या होगा, ये कंपाउंड होगा नॉन एरोमेटिक, ना कि एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये कंपाउंड हो गया अपना नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट अपने पास है ये वाला ई। ई में हमारे पास ये कार्बन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, यानी यहाँ पर अपने पास कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया कि ये कार्बन अपने पास रेजोनेंस को ब्रेक कर रहा है, इसलिए ये कंपाउंड भी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। एफ है, एफ हमारे पास क्या है, बेंजीन। बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 3 पाई बॉन्ड है, उसके रेस्पेक्टिव 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि डीलोकलाइज होंगे, इसलिए ये कंपाउंड भी एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर sp3 कार्बन है जो रेजोनेंस को इनिबिट कर रहे हैं, इसलिए नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। एच में हमारे पास देखें तो यहाँ पर ये सिर्फ पाई बॉन्ड रिंग में डीलोकलाइज होंगे, यहाँ पर जो लोन पेयर अवेलेबल है वो लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होंगे, इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होंगे, इसलिए कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओनली जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। आई हमारे पास जो है C3H3+1, इसका यदि आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, ये स्ट्रक्चर अपने पास इस तरह से होगा। यहाँ पर हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इन 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। कि आप n की वैल्यू रख के, क्या n की वैल्यू आप यदि 0 रखते हैं तो यहाँ पर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये कंपाउंड देखें तो इसमें भी इस रिंग की वजह से, इस रिंग जो अपने यहाँ पे अपन ने बनाई थी ये भी एरोमेटिक हो जाएगी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से। यहाँ पर हमारे पास यहाँ इसका जो नाइट्रोजन है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल ये पाई बॉन्ड इंटरनल वाले ही रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, इसलिए कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक में एरोमेटिसिटी की सभी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, बस वहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल होता है और एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एल। एल कंपाउंड में हमारे पास देखिए, देखने में इस कंपाउंड में हमारे पास इसको आप क्या बोलते हैं, 10 एनोलिन बोलते हैं, 10 एनोलिन। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है कि 5 पाई बॉन्ड है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी ये होना क्या चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए, बट ये नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके जो मिडिल में ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन होने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाता है, ड्यू टू एच रिपल्शन ये नॉन प्लेनर हो जाता है। और नॉन प्लेनर होते रेजोनेंस इनिबिट हो जाता है, क्योंकि रेजोनेंस किस में होता है, प्लेनर ऑब्जेक्ट्स में होता है। तो हमारे पास एक कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो अपने को यहाँ पर अब काउंट कर करके देखना है कि अपने पास कौन कौन से एरोमेटिक है। तो W हमारे पास देखिए कि W में हमारे पास एरोमेटिक कौन कौन से आ रहे हैं। एरोमेटिक में हमारे पास A के बाद B के बाद हमारे पास कौन सा आ रहा है, B के बाद हमारे पास F, फिर हमारे पास H, I, J और फिर J तक आ रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में काउंट करें तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमारे पास D आ रहा है,
डी के बाद हमारे पास कौन सा है जी, फिर हमारे पास कौन सा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है एल। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड काउंट करें तो यहाँ पे सी, सी के बाद हमारे पास कौन सा आ रहा है की, तो सी एंड की, ठीक है। इसके बाद अपने पास नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच रीडली अंडरगोज डाइमराइजेशन एट रूम टेम्परेचर, तो हमारे पास रूम टेम्परेचर पर कौन कौन से होंगे, जैसे कि ये कंपाउंड जो एंटी एरोमेटिक है सी और के दोनों को ही देख लेते हैं, तो दोनों इजीली डाइमराइजेशन शो कर देंगे। यहाँ पर ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने ब्रेक कर देगा, ब्रेक करेगा तो किस तरह से बन जाएगा हमारे पास ये फ्री रेडिकल ऐसे बन गया। तो ऐसे ही दो देखिए और उनमें डाइमराइजेशन कर लीजिए। यहाँ पर आपने डाइमराइजेशन किया यानी दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर दिया तो हमारे पास ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। तो यदि आप स्टेबिलिटी ऑर्डर भी देखते हैं कि हमारे पास स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से होते हैं, एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक होते हैं। एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होते हैं, रूम टेम्परेचर पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये इनिशियली क्या था, एंटी एरोमेटिक था। फॉर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किस में कन्वर्ट हो गया, नॉन एरोमेटिक में। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो एच कंपाउंड है इसमें भी हमारे पास डाइमराइजेशन हो जाएगा। डाइमराइजेशन कुछ इस तरह से होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर हमारे पास ये है, ये फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल है, और इसमें हमारे पास यहाँ पर भी फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जुड़ जाएंगे, और हमारे पास एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब नॉन एरोमेटिक क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीच में रेजोनेंस ब्रेक हो जा रहा है, तो कंटिन्यूस रेजोनेंस नहीं है, इसलिए कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो दोनों ही कंपाउंड में यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, डाइमराइजेशन की पॉसिबिलिटी है, तो सी एंड की। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हमारे पास किस किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो इनमें अपन को क्या करना है, अब अपने को काउंट करना है। तो एक्स डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 + 3 + 2 + 2, तो 6 + 3 9 + 2 11 + 2, ठीक है। सॉरी यहाँ पे अपन ने एक मिस कर दिया था नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। नॉन एरोमेटिक में ई भी होगा यहाँ पे, तो ये ई वाला भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये टोटल सम जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। इसलिए हमारा 10th का जो आंसर होगा वो होगा 14, ठीक है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन में अपने को क्या बोला गया कि रिएक्टेंट दिए हुए हैं यहाँ पर, फिर रिएजेंट दिया हुआ है, फिर मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो हमारे पास देखिए CH3Cl है, इसका CH2Cl यानी एलाइलिक पोजीशन पे, क्योंकि बेंजीन के पास वाला जो अल्फा एच है उस पर क्लोरीन आके जुड़ रहा है, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगी। यहाँ पर ये मैकेनिज्म जो हो रही है ये फ्री रेडिकल पाथ को फॉलो करेगी। फ्री रेडिकल पाथ को फॉलो करने के लिए हमारे पास दो रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, या तो हम Cl2H यूज़ कर सकते हैं या हम SO2Cl2 यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एलाइलिक पोजीशन पर हेलोजिनेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि NH2 और फिर बी प्रोडक्ट बनाना है, तो इस रिएक्शन को अपन करके देख लेते हैं। हमारे पास इनिशियली एनिलीन दिया हुआ है जो भी प्राइमरी एमाइन है, प्राइमरी एमाइन की आप किसके साथ NaNO2 इन डाइल्यूट H2SO4, तो हमारे पास इससे क्या मिलता है, HNO2 मिलेगा। यहाँ पे एसिड कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, H2SO4 हो या HCl हो, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब नाइट्रस एसिड के साथ में जब एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन रिएक्ट करता है तो अपने पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, यानी N2 + Cl- का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास NO2 ये बन गया। तो अब इसके बाद क्या किया है, इसके बाद हीट और बॉइलिंग। तो अपने पास जब भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ या तो हीट करें या बॉइल यानी वाटर के साथ में हीट करें, ठीक है, तब हमारे पास क्या होता है, ये N2+ रिप्लेस हो जाता है किससे, OH से, यानी हमारे पास फिनॉल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर OH लग जाएगा, यहाँ पर NO2। तो यहाँ पर B हमारे पास क्या होगा, B हमारे पास प्रोडक्ट ये इस तरह से आ जाएगा OH NO2, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है यहाँ पर टोलुइन। टोलुइन की SO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रही है, यानी ये कौन सा रिएक्शन है, ये सल्फोनेशन है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, SO3 इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब हमारे पास यहाँ पर CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो कमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, ऑर्थो पैरा पे, जिसमें मेजर अपने पास कौन सा होगा, पैरा प्रोडक्ट होगा, इसलिए ये SO3 पैरा पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, यहाँ पर पैरा पे भी SO3H आके जुड़ जाएगा, ठीक है, और एक ऑर्थो पे भी आके जुड़ेगा। बट मेजर कौन सा होगा, मेजर हमारा पैरा प्रोडक्ट होगा, क्योंकि पैरा प्रोडक्ट पे हमारे पास स्टेरिक इंटरेस्ट कम होती है, तो ये मेजर होगा, ठीक है, और ये वाला माइनर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डी क्वेश्चन। डी क्वेश्चन में अपने पास में क्या बोला गया है
कि यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है, OH लग रहा है CH3 के पास में, और वो भी NaOH हीटेड किया हुआ है डाइल्यूट H3O+ की प्रेजेंस में। तो इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, इसमें अब डाउस प्रोसेस होगा। डाउ प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन से अपन क्या बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन के साथ में आप NaOH के हीट करते हैं, यानी क्लोरोबेंजीन को NaOH हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर कंडीशन पे रिएक्शन करते हैं। तो ये यहाँ पे 3 to 5 ATM कुछ मान लीजिए या 100, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फिनोल डेरिवेटिव में बन जाएगा। अब फिनोल डेरिवेटिव में बनने के बाद में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास देखिए, तो यहाँ पर फिनोल डेरिवेटिव बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्लोरो लगाना है अपने को। ये पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, ये मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसी हिसाब से डेरिवेटिव बनाने। तो फॉर एग्जांपल मैं पैरा का बना के दिखाता हूँ आपको कि आप इसमें CH3 यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पर CH3 लगा दीजिए, तो इसके लिए रिएजेंट ये हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास इनिशियली क्या होता है, बेंजाइन मैकेनिज्म होती है। इसमें किस तरह से होगी कि यहाँ पे क्या होगा, OH- अटैक करेगा किसको, एसिडिक H को लेके जाएगा, ये एसिडिक H होगा नहीं, तो यहाँ से ये H+ लेके जाएगा, ये बॉन्ड पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे Cl भी लीव कर जाएगा साथ के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। बेंजाइन इंटरमीडिएट बना, फिर हमारे पास OH- वापस अटैक करेगा। अभी किसी भी कारण पे कर सकता है, दोनों में से, ठीक है। तो किसी एक कारण पे अटैक किया, हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड है ही, ठीक है, पाई बॉन्ड ये बाहर वाला ब्रेक हुआ है, ये अब नेगेटिव हो गया। फिर हमारे पास जो H3O+ है, डाइल्यूट H3O+, वो यहाँ पर अपने को एसिडिक H देगा और ये नेगेटिव भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे H+ आ जाएगा और हमारे पास एक फिनोल डेरिवेटिव फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये काफ़ी रेयर रिएक्शन होती है, ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर कंडीशन पर ही पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर डी ऑप्शन में जो रिएक्टेंट पॉसिबल है वो कौन कौन से हो सकते हैं रेस्पेक्टिवली, हमारे पास यहाँ पर क्लोरो एक पे मेटा पे CH3 लगा दो, और दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हमारे पास यहाँ पर हो सकता है क्लोरीन और पैरा पोजीशन पे CH3। ये दोनों ही पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, पॉसिबल रिएक्टेंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ई क्वेश्चन में हमारे पास देखिए, तो यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं और इससे अपने को एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये जो रिएक्शन हो गई ये हो जाएगी SN2AR रिएक्शन, ठीक है। इसमें हमारे पास मैकेनिज्म किस तरह से होगी वो अपन देखते हैं अभी। इसमें हमारी मैकेनिज्म जो होगी वो किस तरह से होती है, हमारे पास यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 जुड़े हुए हैं, इनकी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है रिएक्शन होने के लिए, क्योंकि OH- जब अटैक करेगा किस पे, क्लोरीन पे, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इंटरमीडिएट जो बनता है यहाँ पे कार्बेनाइन बनता है, उस कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है जो NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं -M इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पर ये नेगेटिव बन रहा है, क्लोरीन और OH यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये नेगेटिव रेजोनेंस के थ्रू ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाएगा और इस NO2 के -M इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज्ड होगा, इसलिए ये रिएक्शन को प्रमोट करता है यदि NO2 ग्रुप वहाँ पर प्रेजेंट है तो। फिर हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव वापस एरोमेटिक रिंग बनाने के लिए पाई बॉन्ड बनाएगा, तब न्यूक्लियोफाइल कौन सा रिप्लेस हो जाएगा, क्लोरीन लीव कर जाएगा और OH लग जाएगा, और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। ये बेंजीन है, यहाँ पर OH NO2 यहाँ पर NaOH न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अपने पास कोई सा भी हो सकता है जो रिप्लेस हो जाएगा, बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 टाइप के -M ग्रुप जुड़े होने चाहिए जो कि अपने पास इंटरमीडिएट बन रहा है उसको स्टेबलाइज कर सके, जिससे हमारे पास RDS स्टेप की रेट जो हो जाए वो फास्टर हो जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ई में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में वो हमारा बनेगा OH NO2, ठीक है। इस तरह हमने रिक्वायर्ड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर लिया है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है ट्वेल्थ में हमारे पास दिया गया है गिवन इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन होता कैसे, तो इसको देख लेते हैं अपन डिटेल में। तो हमारे पास देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। नाइट्रेशन के लिए हमारे पास HNO3 + H2SO4, HNO3 + H2SO4, इससे अपने को NO2+ का फॉर्मेशन होता है। ये किस तरह से होता है कि हमारे पास नाइट्रिक एसिड आपने ले लिया, ये नाइट्रिक एसिड है, और H2SO4 ले लिया। तो अब नाइट्रिक एसिड और H2SO4 में से यदि दोनों एसिड है तो कोई एक एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, एक बेसिक बिहेवियर शो करेगा। तो यहाँ पर ये एसिडिक H+ ले लेता है और यहाँ पर
लेगा एक्सट्रैक्ट कौन कर, नाइट्रिक एसिड ले लेगा, तो बन क्या जाएगा यहाँ पर ये OH प्लस NO2 इस तरह से, ठीक है। और ये HSO4 माइनस अपने पास बाहर रह जाएगा। अब इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए अपन इस बॉन्ड पेयर को ब्रेक कर देंगे और क्या बन जाएगा H2O प्लस NO2 प्लस, ठीक है, और HSO4 माइनस। तो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोनियम कैटायन का फॉर्मेशन हो गया, नाइट्रोनियम आयन भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन रिएक्शन होगी। तो इसमें क्या करना है, इनिशियली ये इस पर अटैक करेगा, इस पर इनिशियली अटैक करेगा तो हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा जो कि इंटरमीडिएट होगा अपना NO2, ठीक है। फिर हमारे पास इस पॉजिटिव चार्ज को वापस हटाना है, ये हमारा इनिशियल के RDS स्टेप है। फास्ट स्टेप में अपन इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, तो हमारे पास H प्लस रिमूव करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, ये इस तरह से एरोमेटिक रिंग और सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हो गया है। तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है जो कि इंटरमीडिएट है। अब इस ग्राफ में हमारे इंटरमीडिएट कहाँ है, इंटरमीडिएट हमारा X है, ठीक है। कि हमारे पास कभी भी आप ग्राफ में यदि ये ग्राफ है, ये एक स्टेप है, यानी फर्स्ट स्टेप अपने पास है, सेकंड स्टेप हमारे पास ये वाला है, तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट होगा वो X हमारा इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब इंटरमीडिएट से पहले हमारी जो ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ इसके बीच में जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट होगी उसमें क्या हो रहा होगा, उसमें हमारे पास यहाँ पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, ये दोनों पाई बॉन्ड तो ठीक है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और हमारे पास NO2 के साथ बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे डेल प्लस चार्ज, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट 1 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ट्रांजिशन स्टेट 2 क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास NO2 का बन चुका है, यहाँ पे हमारे पास ये है, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड धीरे धीरे बनेगा और हाइड्रोजन का लीक भी कर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर NO2 तो वैसा वैसा बना हुआ ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर डेल प्लस जो चार्ज था वो न्यूट्रलाइज होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर H लीव कर रहा है, इसलिए मैंने डैश डैश रखा है, और यहाँ पर NO2 जुड़ रहा है तो डैश 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 रखा है मैंने, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास देखिए आइडेंटिफाई X इन अबव रिएक्शन, तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट बन रहा है। इस इंटरमीडिएट में आप देखें गौर से तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास NO2 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये पॉजिटिव है। अब इसको आप रेजोनेंस कराएंगे तो पॉजिटिव यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ रेजोनेंस कराएंगे तो पॉजिटिव यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इसको यदि एज अ होल आप लिखें तो हमारे पास पाई बॉन्ड है जो वो इस तरह से घूमता रहेगा, डेल प्लस चार्ज। इसमें आप डेल प्लस समराइज करके लिख सकते हैं, पर पूरे रिंग में डेल प्लस चार्ज नहीं घूम रहा है, इस सेंटर पे डेल प्लस चार्ज नहीं आया, इसलिए मैंने हाफ सर्कल बनाया यहाँ पे। तो डेल प्लस चार्ज अपने को पूरा का पूरा नहीं बनाना है, हाफ सर्कल में बनाना है। हाफ सर्कल में हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन E, इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि आइडेंटिफाई ट्रांजिशन स्टेट 1। ट्रांजिशन स्टेट में NO2 हमारे पास क्या था, जुड़ रहा था और चार्ज डेल प्लस NO2 पे था क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पर हमारे पास देखें, यहाँ पर तो देखें तो ये पाई पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, यानी एक तरीके से कोई सी भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है पाई बॉन्ड, तो आपको सबको डैश डैश लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर इस टर्म को आप कैसे शो कर सकते हैं, हमारे पास इस तरह से भी शो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने पास पाई बॉन्ड तो डिलोकलाइज्ड फॉर्म में ही है, किसी भी पाई बॉन्ड का अटैक हो सकता है और हमारे पास NO2 क्या होगा, जुड़ रहा होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये सर्कल डेल प्लस चार्ज के हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर देने के बाद में पॉजिटिव चार्ज आएगा ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए अपन ने यहाँ पे डेल प्लस चार्ज लिख दिया। और NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, वो उसके पास पॉजिटिव चार्ज था पर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा बाद में, तो यहाँ पर हमारे पास जुड़ रहा है NO2 ग्रुप, ऑप्शन बी में। अब आप सर्कल और नॉन सर्कल का समझ में आ चुका है कि हाफ सर्कल अपन ने इंटरमीडिएट में क्यों लिया है और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट में फुल सर्कल क्यों लिया है, क्योंकि इंटरमीडिएट इसके ट्रांजिशन स्टेट के ड्यूरेशन में अपने पास ये डिलोकलाइज्ड फॉर्म में और कोई भी पाई बॉन्ड अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल पे, इसलिए ये तीनों के तीनों कॉन्जुगेशन में होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास NO2 आके अटैच हो चुका है सिग्मा कॉम्प्लेक्स में, तब हमारे पास ये वाला सेंटर क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, जो कि अब रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बट इनिशियली ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इस ट्रांजिशन स्टेट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो वहाँ पर फुल सर्कल में चार्ज होगा, ठीक है। सिमिलरली ट्रांजिशन स्टेट में भी हमारे पास क्या होगा, फुल सर्कल में पॉजिटिव चार्ज होगा, बट यहाँ पर हाइड्रोजन लीव कर रहा होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लीव करने वाला कौन सा स्टेप है, ये वाला हाइड्रोजन लीव वाला जो डैश डैश पोजीशन पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने ये क्वेश्चन 12 भी सॉल्व कर लिया है। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon
so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.